अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, पाकिस्तान कोरोना वायरस का सामना कर तो रहा है, लेकिन वही अहम नुकात फिर से दोहराएंगे। अव्वल तो हाथ को कितना ज्यादा धोना चाहिए, 20 सेकंड तक धोना चाहिए, बार बार धोना चाहिए दिन भर। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला अपनाना, अपने आप को घर तक महदूद रखना और अपने आप को आगाह रखना कोरोना वायरस के मुख्तलिफ रेगुलेशंस के मुतालिक। शिराजी साहब, शुरू इसी से ही करते हैं। जनाब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जो पीपीई है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ताकि हम कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें। बार बार हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फ्रंट लाइंस का, कि फ्रंट लाइंस पे इस वबा के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल प्रोफेशनल्स, लेकिन उनको हर हाल में ये इक्विपमेंट फराहम होना चाहिए। साथ में पिम्स के डॉक्टर्स और बाकी भी डॉक्टर्स, जनाब अभी हमने बात की थी कल के प्रोग्राम में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कैसर साहब के साथ, वो भी यही कह रहे थे कि एक जुबान में आप ये पैगाम डिलीवर करें, शफाफ पैगाम होना चाहिए, क्लियर पैगाम होना चाहिए कि लॉकडाउन जो होगा उसको उस पर संजीदगी से अमल दरामद करना होगा। तो ये तमाम नुकात जो हैं शिराजी साहब, इनकी रोशनी में अब हुकूमत वक्त को शायद इस चीज को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। जो लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट उसको होना चाहिए, संजीदगी से फॉलो होना चाहिए। अब इसके साथ एक वो जो आर्ग्यूमेंट है वो कि गुर्बत की लकीर के नीचे लोग मुतासर होंगे, वो एक बार फिर से आ रही है। लेकिन आपने जैसा भी लॉकडाउन इन्फोर्स किया 19-20 सूबाई सतह पे, फेडरल सतह पे, वो अब 9 मई तक आपने उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। किस तरह देखते हैं जनाब? असद, मैं तो इससे यही कहूँगा कि वो जो एक कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा, गोया कि इस्लामाबाद में अगर वफाकी दारुल हुकूमत में यहाँ का हम्म। सबसे बड़ा हॉस्पिटल और उनके सीनियर डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह के कंसर्न्स शो करें जिसमें ये जी। कहा जाए कि उनके पास वो हिफाजती लिबास नहीं है कि जिसको पहन के हम्म। वो मरीजों का इलाज करें, और साथ में ये कि बार बार सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा और इवन के लाहौर तक तमाम डॉक्टर्स इस बात की बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि जो जी। लॉकडाउन है इसको एक्सटेंड किया जाए और साथ में इसको मज़ीद सख्त किया जाए, क्योंकि फिगर्स बता रहे हैं जी हाँ। असद, फिगर्स बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर मरीजों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ है। तो मैं तो इस बात को लेके बड़ा हैरान हूँ। लोग तो ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे हैं, अमेरिकी सदर का, लेकिन कम अज कम इस मामले में तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए असद कि बहरहाल वो तिब्बी माहिरीन के साथ बैठते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन में जाते हैं और कोई ना कोई इस बीमारी का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में डे फर्स्ट से लेके आज तक मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, काबीना के इजलास हों या दीगर मौके हों, मुझे बताएं कि कितने तिब्बी माहिरीन को अंगेज किया गया है, सिवाय जो उनके शौकत खानम के डॉक्टर फैसल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टॉप क्लास के हमारे जो वबाई अमराज से मुताल्लिक़ लोग हैं या अदरवाइज तिब से वाबस्ता लोग हैं, हम्म। कितने लोगों को हुकूमत वक्त ने अंगेज किया है और उनकी सजेशन ली है। भाई खुदा का वास्ता है, बाजमात नमाज मस्जिद में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, आप उलमा को तो बुला लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बुला लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बुला लेता है। खुदा का वास्ता है, पेंडेमिक की सूरत हाल है, कम अज कम इस तरह की एक नशिस्त जो है वो तिब्बी माहिरीन के साथ होनी चाहिए। अगर इस्लामाबाद के अंदर असद इस तरह के इक्विपमेंट्स उनको फराहम नहीं किए गए, तो फिर जी। मैं कैसे उम्मीद रखूं कि पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर, कि जहाँ पे कम अज कम 18 जो है वो तिब्बी जो अमले के लोग हैं उसके, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि 13-14 डॉक्टर्स हैं, और गुज़श्ता दिन आपने देखा है कि पिशावर के अंदर एक सीनियर डॉक्टर गोया कि वो भी इस मर्ज का शिकार हुआ है और वो इस मर्ज के खिलाफ लड़ रहा था, गोया कि लोगों जी। को ट्रीट कर रहा था, जी। जी। खुद भी शिकार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, कम अज कम इन चीज़ों को देखना चाहिए और कंफ्यूजन का माहौल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इनको देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा जनाब कि अमेरिका शायद उस तरह की मिसाल नहीं, कि सदर डोनाल्ड ट्रंप तो अब कह रहे हैं
कि आप डिसइंफेक्टेंट के टीके लगाएं अपने आप को, यूवी लाइट से ये सारा कुछ हल हो जाएगा। और जो उन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी, शिराजी साहब आपने देखा होगा, सारे बिजनेस लीडरान हैं और उस तरह के तजारती, आप कह लें, इंटरेस्ट हैं जो चाह रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर रीओपन हो जाए, मईशत उनकी एक बार फिर चलना शुरू हो जाए। तो उस वजह से वो उस तरह का लाहे अमल ना तय कर सके जिस तरह उनको तय करना चाहिए था, और उसी वजह से अब इतनी बड़ी परसेंटेज है दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के अफेक्टीज हैं, जो कोरोना वायरस के शिकार हो गए, जाँ भाग हो गए, वो अमरीकी शहरियत रखते हैं। लेकिन आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान में इस तरह का काउंसिल होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, एडवाइजरी ग्रुप होना चाहिए। आपने बनाया भी, वो कोरोना वायरस की स्पेशल वजीर आजम ने कमेटी भी बनाई जिसमें ज्यादातर डॉक्टर साहिबान हैं। जर्मनी की मिसाल है हमारे सामने शिराजी साहब कि उनके सबसे कम, यूरोप में जहां इतना ज्यादा ये फैला हुआ है, बल्कि अमेरिका से पहले तो यूरोप कोरोना वायरस का एपिसेंटर था, उन्होंने अमवात की लकीर बहुत ज्यादा कम रखी है। और लोग तो कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से एक मुआवजा है जो जर्मनी ने कर दिखाया है, और वो इसलिए कि हुकूमत वक्त के जो हाईएस्ट लेवल्स हैं उस पर आपने एक एडवाइजरी बॉडी बनाई है, उसमें डॉक्टर्स हैं, एपीडीएम, जो आपके हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट वो भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपने हर शोबे से जो एक्सपर्ट है, माहिर है, उसको उधर बैठाया है और फिर उसकी जो एडवाइस है उस पर अमल दरामद किया है। यहाँ पाकिस्तान में जब आपको पिम्स के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, मेडिकल एसोसिएशन आपको ये कह रही है, इकोनॉमिस्ट आपको कह रहे हैं कि जी इस पर एक सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों को मजीद महदूद करें। अच्छा, और ऐसी बात नहीं है शिराजी साहब कि आप कोई मुतबादल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। मुझे जो जिस चीज से हैरत होती है वो ये है कि डे वन से आपने कहा कि जी हम पूरी तौर पे तो लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं कर सकते, डे वन से आपने कहा कि जी हम किसी को नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते। कोई कह ही नहीं रहा कि आप किसी को रोकें नमाज पढ़ने से, लेकिन अगर आप ये पैगाम ड्राइव होम करें कि उनको घर पर नमाज की अदायगी करनी चाहिए, खुसूसी तौर पर रमजान में तरावियों की नमाज घर से अदा की जा सकती। जब इस तरह खतरे की घंटियां बार 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 तिब्बी माहिरीन की जानिब से बजाई जा रही हैं, और वो भी कोई, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर इसको देखना चाहिए, फिगर्स के साथ बात की जा रही है, सर फिगर्स के साथ बात की जा रही है। और ये आपने देखा भी है कि जो कन्फ्यूजन हुकूमत के एंड पे एक हुई कि जब आपने कहा कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, हम शायद उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जहाँ पे इसका स्प्रेड ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हुआ है। उसका नतीजा ये निकला है कि जो आपने पार्शली कुछ कारोबारों को खोला, बिलखसूस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसका जी नतीजा ये निकला जी है कि लोग घरों से बाहर आ गए। अब घरों से बाहर आए हैं तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि जब पिम्स के अंदर तिब्बी अमले को वो प्रोटेक्टिव जो गेयर्स हासिल नहीं है, उनको मुयसर नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि फिर अगर आपकी जो फ्रंट लाइन आपकी फोर्स है, अगर वो इतनी एक्सपोज्ड है और उनके लोग भी बेचारे इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर कल को ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती है तो जो आपकी फ्रंट लाइन फोर्स है वो तो मिसिंग होगी। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि एक जम गफीर होगा हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का, और खुदा न खास्ता उनको फिर लुक आफ्टर करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जब आप खुद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद असद उमर साहब या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक बड़ा खतरनाक सूरत हाल है, जब जफर मिर्जा साहब ये फरमाते हैं कि अगले 4 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हैं, तो फिर इनके जो आपके इकदाम हैं उनके साथ को रिलेट करने चाहिए। गोया कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो कुछ और है और बाकी जो आपका अमल है वो कुछ और है। अमल ये है कि बार बार आपको तिब्बी अमला चीख चीख के ये इल्तजा कर रहा है कि खुदाया इस लॉकडाउन को और ज़्यादा इन्फोर्स करें, ज़्यादा सख्त करें। खुदारा आपने उलमा के साथ जो 20 नुकाती एक फार्मूला तय किया है कि मसाजिद के अंदर तरावी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बाजमात नहीं नमाज होनी चाहिए। मसाजिद में नहीं होनी चाहिए, आपको लोगों को कायल करें कि घरों में जाके करें। तो मैं समझता हूँ कि आप खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम दुनिया के दीगर ममालिक के हेल्थ सिस्टम से बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे एक सूबे के अंदर कहीं 1700 वेंटिलेटर्स हैं तो कहीं 600 हैं, 500 हैं, कहीं 300 हैं। खुदारा 22 करोड़ के मुल्क के अंदर ये कुछ भी नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई तो
बहुत डिजास्टर हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि ये सारी जो स्ट्रेटजी है माजी में ये एलीट सेंट्रिक होती थी, यानी अशराफिया का एक मखसूस तबका था, उसी के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती थी और उसी के लिए रियासत इस तरह के इकदाम लेती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह का लॉकडाउन कमजोर करेंगे, उसको ईज करेंगे, लोगों की इस तरह की सर्कुलेशन बंद नहीं करेंगे, तो वो आदमी जो गाड़ी में दफ्तर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, अपने लिए एक सिक्योर माहौल बना लेता है, वो पहले से ही उस तबके में है। सबसे ज्यादा बोझ आएगा उन्हीं लोगों पर जिनके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अमवात की जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा उधर ही होगी। तो ये एलीट सेंट्रिक पॉलिसी की बात नहीं है, ये तो आप असल में उन्हीं लोगों को केटर कर रहे हैं। बेहतर ये होगा शराजी साहब कि आप देखें कि किस हद तक एक सख्त लॉकडाउन फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सकता है, एहसास प्रोग्राम और मुख्तलिफ इस तरह के इमरजेंसी पैकेजेस को सामने रखते हुए कि कितना फाइनेंशियल क्वेश्चन है कि सख्त लॉकडाउन को आप एक्सटेंड कर सकें और उन डेली वेजर्स को, उन वल्नरेबल फैमिलीज को ये रसाई होनी चाहिए बिस्प तक, एहसास पैकेज तक, ताकि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस जानिब शायद डिस्कशन नहीं हो रही, इस तरफ शायद डिस्कशन नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। इसी पर गुफ्तगू जारी रहेगी, अगले से डिस्कशन करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कोरोना वायरस के बाद एक कम्युनल वायरस की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जो सरबराह हैं सोनिया गांधी, उनका कहना है कि हुकूमत वक्त ने एक कम्युनल वायरस यानी एक मजहबी वायरस, फिरका वाराना वायरस को मजीद फैलाया है मुल्क भर में। वही जो उनकी इंतहाई सेक्टेरियन किस्म की पॉलिसीज थी, इंतहा पसंद पॉलिसीज थी, एक हिंदुत्वा अस्करियत पसंदी जो थी, वो अब आपको इतनी ज्यादा नुमाया देखने को मिल रही है कि बैनुल अक़वामी अदारे भी एक बार फिर सवाल कर रहे हैं रियासत हिंदुस्तान से कि ये किस तरह हो सकता है। मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो वहां के तबलीगी लीडर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि ये इंसाइटमेंट है, अटेम्प्टेड मर्डर है। इस तरह के कानूनी प्रोविजंस के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ट्राई किया जा रहा है। तो जनाब वही वाली बात है कि अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नोटिस तो ले रहे हैं, मजीद क्या कुछ किया जा सकता है कि ये जो एथनिक क्लेंजिंग का मंसूबा हिंदुस्तान ने तय किया हुआ है 2014 के बाद से, उसको रोका जाए। बस असद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मोदी सरकार के नीचे ये जो मुसलमानों की विक्टिमाइजेशन का अमल जो है, ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये सेकंड टर्म है मोदी की वहाँ पे बतौर प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले भी आपने देखा है कि गाया ज़बह करने के मामले पे कितने मुसलमानों को थ्रू आउट इंडिया जो है वो शहीद किया गया और उनके लिए जो है वो ज़िंदगी कितनी तंग कर दी गई। लेकिन पहले मरहले पे हमने देखा कि आलमी बरादरी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस व अक़वाम मुत्तहिदा हो या इवन जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, सब खामोश रहे हैं। और कुछ ममालिक तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने इसको भारत का खालिसतन अंदरूनी मसला करार दिया। लेकिन हम समझते हैं कि जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और वहाँ पे मुसलमान कोई एक छोटी कम्युनिटी नहीं है असद, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे बसते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, और जिस तरह का रवैया वहाँ पे रवा रखा जा रहा है, बिलखसूस आप कश्मीर के अंदर देखें कि वो जो लॉकडाउन की और कर्फ्यू की कैफियत है, अब उसको कई माह हो चुके हैं लेकिन वो बरकरार है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो एक तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, वो भी आपके सामने है। हिंदुस्तान भर के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, दिल्ली के अंदर जिस तरह मस्जिदों को वहाँ पे शहीद किया गया, वहाँ पे लोगों को मारा पीटा गया, किस तरह वहाँ पे जो तिरंगा लहराया गया मसाजिद के ऊपर, किस तरह वहाँ पे हिंदुत्व के निशान वहाँ पे आवेजा किए गए। तो मैं समझता हूँ कि अब कहीं ना कहीं ये घंटियाँ खतरे की बज रही हैं। हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर भी एक तशवीश का इजहार किया कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे। हमने बहरहाल एक स्टेटमेंट देखी OIC की जानिब से जिसमें यह कहा गया कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ बड़ा एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसी तरह हमने अब ये देखा कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फिक्र लाहक अब हो गई है कि ये जो मोदी सरकार है ये किस तरफ जा रही है।
गोया कि पहले शायद ये समझा गया था कि आइसोलेटेड किस्म के इंसिडेंट्स हैं और वहाँ पे जो उनकी जो झेली तंजीमें हैं, इंतहा पसंद तंजीमें हैं, शायद आरएसएस और बाकी वो मिलकर कुछ ऐसे आइसोलेशन के अंदर कुछ ऐसा कर रही है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मुहज़्ज़ब दुनिया को इस बात का यकीन हो चुका है कि इस सारे अमल की सरपरस्ती वहाँ की वफाकी हुकूमत, गोया कि नरेंद्र मोदी की सरकार की सरपरस्ती के अंदर वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जबर जुल्म और एथनिक क्लिनजिंग का जो अमल है वो चल रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, हम समझते हैं कि कांग्रेस बहरहाल एक बड़ी लिबरल सेकुलर और प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक जमात है और वहाँ पे हमें देखा गया है कि माजी करीब में तो बड़ी खामोशी आ गई थी कि हमें लगता था कि वहाँ की जिस तरह अदालतें कंप्रोमाइज में चली गई हैं, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो भी हमें कहीं ना कहीं खामोश और डरी हुई नजर आ रही थी। इसी तरह दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में भी हमें लगता था कि शायद वो भी किसी कंप्रोमाइज में चले गए हैं और वो इस खौफ के नतीजे में कि कहीं मुसलमानों की विक्टिमाइजेशन को अगर कंडेम किया जाता है तो अपना वोट बैंक कहीं वो खो न दें, इस वजह से खामोश थे। लेकिन अब मेरा ख्याल में उनको भी रियलाइज हुआ है कि जिस तरफ मोदी हिंदुस्तान को लेके जा रहा है, बहरहाल वो ठीक रास्ता नहीं है। इसमें हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना और वहाँ पे मौजूद लोगों को डेमोक्रेसी की तरफ लेके चलना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, एक फाइनल कॉल ज़रूर आनी चाहिए असद, जिसमें हिंदुस्तान को मुतनब्बे करना चाहिए कि एनफ इज़ एनफ। इसके बाद अगर आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को इस तरह विक्टिमाइज किया जाता है, इस तरह उनको कत्लेआम किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको ये फाइनल कॉल देनी चाहिए और उसके बाद कोई इकदाम देखने चाहिए जिसके अंदर बिलखसूस जो हिंदुस्तान के साथ माशी ताल्लुकात हैं इस्लामी ममालिक को, उनको असर नो रिविजिट करना चाहिए और साथ में आलमी बिरादरी को भी माशी पाबंदियों की तरफ बढ़ना चाहिए हिंदुस्तान के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कंडेमिनेशन तक मामला रहे, बल्कि इससे बढ़ना चाहिए। नहीं जनाब, इस बात पर कोई दो राय नहीं कि अब वक्त आ गया है एक इनफ इज इनफ की स्टेटमेंट और उससे आगे फिर एक लाहे अमल तय करना होगा आलमी बरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि हमारे तमाम रेजोल्यूशंस की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी हो रही है, अब तो जनीवा कन्वेंशन को भी कुचला जा रहा है और अब उसका जवाब देना पड़ेगा। साथ में ये भी बड़ी अच्छी बात है शराजी साहब की कांग्रेस पार्टी को ये याद आ गया कि हम वाकई में एक जमात हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितना मर्जी वो कहें कि हम तो बहुत ज्यादा या रोशन ख्याल हैं या लिबरल हैं या सेक्युलर हैं, इन्हीं की वजह से इस तरह की जो दरिंदगी आप देख रहे हैं या इस तरह का जो तसलसल अब आपको नजर आ रहा है हिंदुत्वा राइट विंग की जानिब से, वो इसी वजह से कि कोई सियासी मुतबादिल रहा नहीं है। और 40-50 साल कांग्रेस की करप्शन के बाद जो एक खानदानी बादशाह वहां बनी हुई थी, इंतहाई कमजोर, और मैं ये भी कहूंगा कि ज्यादा मुनाफिकत भी अगर हो, आपकी इंटेलेक्चुअल मुनाफिकत हो, कि इतनी ज्यादा लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर पर इस तरह की ऑक्यूपेशन शुरू की। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने अपने मुल्क में इमरजेंसी बनाई और इन्हीं लीडरों को गिरफ्तार करके उनका जो उनकी जो मकबूलियत थी वो हिंदुस्तान में मजीद बढ़ा दी। इन्हीं बीजेपी के जो लीडर्स थे, पहले तो उनका नाम मुख्तलिफ था, ये जनसंघ हुआ करते थे, उससे पहले कुछ और हुआ करते थे, और आखिर में जनाब संजय गांधी ने जो मुसलमानों के खिलाफ भी स्टेरिलाइजेशन की कैंपेन्स की थी, उनके घरों को बुलडोज किया था, कहा था कि हम सेटलमेंट्स खत्म करेंगे, लेकिन वो इंतहाई गरीब मुसलमान शहरियों के सेटलमेंट्स थी, उनको आपने बुलडोज किया। तो कांग्रेस पार्टी का जो रोल है बहुत ही ज्यादा कमजोर रहा है, हिपोक्रिटिकल रहा है। बेहतर ये होगा कि इसी हिंदुस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम पे अब एक असल ऑल्टरनेटिव उनको नजर आए, एक असल मुतबादिल उनको नजर आए जो कि बात इंसाफ की करे और जो कि बात करे कि हमने अपने अक़लियतों को महफूज रखना है और कश्मीर पर जो कब्जा है उसको इस तरह बरकरार हम नहीं रख सकते। इसी पर वक्फा लेंगे और अगले कराची शहर की कुछ बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कराची शहर में पाक फजाइया के नाम हाउसिंग स्कीम के मुतालिक बात करेंगे जो कि अब एक स्कैम में तब्दील हो चुका है, या स्कैम के जो कई एलिमेंट्स थे वो अब ज्यादा से ज्यादा नुमाया होते जा रहे हैं। नैब भी शामिल हो गया है।
बात करेंगे हम सीनियर सहाफ़ी शफ़ी साहब से। शफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, वक़्त अपना देने का। जनाब, इसका बैकग्राउंड क्या है? आपका जो अदालती अमूर हैं, उन पर भी गहरी नज़र रहती है। ये सारा जो सिलसिला है, ये शुरू किस तरह? हाँ जी, देखिए ये कुछ मुतासरीन हैं और ये मामला उस वक्त सामने आया जब कुछ मुतासरीन ने जो है वो नेब से रुजू किया और एक दरख्वास्त दी उन्होंने कि पाक जी। फजाइया के नाम पर जो है वो कुछ साल पहले जो मंसूबा शुरू किया गया था, इसमें बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का जो है फ्रॉड किया गया। लेकिन चूंकि पाक फजाइया में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाक फजाइया और समेत कुछ अफसरान भी मौजूद थे और इतना बड़ा स्कैम सामने आया था। लेकिन जब नेब ने कार्रवाई की तो इस कार्रवाई में सिर्फ एक मैक्सिम कंपनी के जो मालिक हैं चौधरी इफ्तिकार और उनके बेटे चौधरी बिलाल, इनको गिरफ्तार किया गया और इस इंक्वायरी में 6 मुल्जिमान को नामजद किया गया। सिर्फ ये इंक्वायरी अब तक सामने आ चुकी है और दरख्वास्त में जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस स्कीम में 70 से 90% जो है वो अदायगियाँ हो चुकी हैं। जबकि इस स्कीम के फराड होने का इल्म इन्हें उस वक्त हुआ जब SBCA से इन्होंने तस्दीक की, तो SBCA ने इस बात की तस्दीक की कि ये स्कीम जो है फ्रॉड है। इस स्कीम के लिए ना तो इन्होंने मली डिविजनल अथॉरिटी से रब्ता किया, ना ही SBCA से एनओसी दी, क्योंकि ये स्कीम जिस जमीन पर शुरू किया गया था वो जमीन हुकूमत सिंध की है और इसके अलावा 4 के मंसूबे के लिए महफूज ये जमीन है। लेकिन इन दोनों इदारों को बाईपास करते हुए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया था और इस पर एक मौके पर बाकायदा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी अपने खदशात का इजहार किया था कि एक इलीगल जो है वो मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जबकि इसी तरह जब ये मामला एहतसाब अदालत में, जब नेब के पास ये मामला पहुंचा, गिरफ्तारियां हुई और एहतसाब अदालत में सिर्फ कुछ एलिगेशन अब तक सामने आ चुके हैं और जिसमें कहा गया था कि इसमें जो है वो अरबों रुपए का फ्रॉड अब तक ये मामला सामने आ चुका है और मैक्सम एडवर्टाइजिंग कंपनी के जो है वो मालिकान को सिर्फ गिरफ्तार किया गया था। जबकि दरख्वास्त में ये भी इल्जाम लगाया गया है कि पाक फजाइया के अफसरान अभी जो है वो इस मामले में, इस स्कीम में मुलविस हैं और तकरीबन 6000 पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया गया और इनसे जो है वो 18 अरब रुपए जो है वो इनसे अरब किए गए। लेकिन अब तक कोई बड़े पैमाने पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और नहीं अब तक कोई नेब की जानिब से रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया। अलबत्ता जो है वो नेब की जानिब से सिर्फ ये कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त जो है वो मुल्जिमान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर फैसला 30 अप्रैल को आना बाकी है। जबकि एहतसाब शफी यही जानना चाह रहे हैं कि पाक फिजाइया बहरहाल एक मुसल्लह फ़ौज का बड़ा मुस्तनद इदारा है, उसके नाम पे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने 18 अरब रुपए लोगों के जेबों से निकाल लिए। फिर साथ में कहा जा रहा था कि शोधा के नाम पे ये हाउसिंग स्कीम बनाई गई। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर तो 2 कॉन्ट्रैक्टर गोया के जो फ्रंट मैन थे वही गिरफ्तार हुए हैं, नैब के पास वो हैं, लेकिन वो जिनके आलाकार बने और वो पाक फिजाइया के बड़े अफसरान हैं, तो कम से कम उनके नाम तो अभी तक सामने आने चाहिए थे। तो क्या नैब के पर जल रहे हैं, क्या उन तरफ जा नहीं रहे? किस तरह का कंप्रोमाइज दिखाया जा रहा है कि इतने माह गुजर चुके हैं, ना तो इन्वेस्टिगेशन किसी हतमी नतीजे पे पहुंची है और ना उन अफसरान के नाम सामने आए हैं कि जो सारे इतने बड़े स्कैम की पुष्ट पनाही कर रहे थे। और साथ में ये भी बताइएगा कि बिन कासिम से लेके मलीर पता नहीं कहां कहां तक, एक रिपोर्ट वो भी है कि पाक फिजाइया ने सैकड़ों कनाल अराजी के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो इससे तो इदारे का नाम बड़ा बदनाम हो रहा होगा। जी बिल्कुल, इसमें तो बाकायदा अदालत में ये भी कहा गया था कि पाक फिजाइया ने स्कीम की तशहीर के लिए बाकायदा हर किस्म की जिम्मेदारी तक ली थी और खुलेआम ये मामला चल रहा था। अगर ये फ्रॉड का मामला जब सामने आया तो कोई हुकूमत की सतह पर कोई कार्रवाई नहीं ली गई थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न कोई इकदाम किए गए इसको मामले को रोकने के लिए। यहाँ तक कि 2007 में जब स्कीम का काम रोक दिया गया था, मगर मुतासरीन से इसके बावजूद इस्सात वसूल की जा रही थी, जबकि अब तक किसी का नाम भी सामने नहीं आया। और मुतासरीन ने ये भी इल्जाम आयद किया कि जिनके जो अफसरान इसमें मुलविस थे उनके नाम दिए गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा सका है। इस मामले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी है। एक दरख्वास्त, एक लेटर उन्होंने जारी किया था और जिसमें इस स्कीम को फ्रॉड होने से मुतालिक उन्होंने आगाह किया था कि ये स्कीम जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसके बाद ये मामला जो है वो अब तक आगे नहीं बढ़ सका है और सारा मलबा जो है वो मैक्सम एडवर्टाइजिंग कंपनी पर डाल दिया गया कि सिर्फ ये मुलविस है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये मौके इख्तियार किया था कि चूंकि ये ज्वाइंट वेंचर था
इसमें सिर्फ अकेली पाक फिजाइया नहीं बल्कि दूसरे इदारे भी मुलव्विस थे। अच्छा और अवाम को जो शफी, फ्रॉड किया गया था वो दूसरे इदारों ने किया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, हम इसी पर फिर फैक्टी से भी बात करेंगे, इसी सिचुएशन के मुतालिक। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शाम का अपना वक्त देने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब, जो कि इसी स्कीम के अफेक्टी हैं। हनीफ साहब, ये बताइएगा जनाब कि आपका तजर्बा क्या रहा है और क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉन न्यूज़ का, खास तौर पर प्रिंट मीडिया का, कि इन्होंने ये मौजू 2017 से उठाया हुआ है। हमें तो, मैं असल में ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा अलमिया है, ज्यादातर लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। हमें कुछ पता नहीं था हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में। हम सब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस के थ्रू, लीगल प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजा। हमारे वजीर आजम कह रहे हैं कि आप रेमिटेंस भेजें, मुल्क को सपोर्ट करें, हम इकोनॉमी को चलाना चाह रहे हैं, मगर आखिर में हमारे साथ ये हो रहा है। वजीर आजम तामीराती शोबे के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मगर हमारा क्या होगा कि जो 18.5 अरब फंसे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, उसका यानी हमें कौन हर्जाना देगा। हम तो सबसे पहले घर चाहते थे इनसे, ना हमें घर दे रहे हैं जी। जिम्मेदारों से कोई रब्ता किया या अदालतों में भी गए, कहाँ से कोई आपकी सुनवाई भी हुई कि नहीं हुई? कोई उम्मीद भी नजर आ रही है कि जो आपके अरबों रुपए डूबे थे वो वापस भी मिल पाएंगे? हम ये तहरीक चला रहे हैं तकरीबन अप्रैल 2019 से। मैं शामिल हुआ हूँ जून 2019 से। हमने एयर कमोडोर जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, फाइनली उनसे 5-6 मीटिंगें की। मीटिंग मिनट्स तक उनको भेजें कि सर आप हमें कोई सोल्यूशन दें, या हमारे पूरे पैसे दे दें या हमें कोई घर बना के दें। वहां से कोई सुनवाई नहीं, हमें नैब की तरफ धकेला गया। नैब में हमने अपने सारे कागजात जमा कराए, एफिडेविट, एप्लीकेशन के, हमारा, क्योंकि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, हमने डॉलर के हिसाब से, दरम के हिसाब से, रियाल के हिसाब से पैसे भेजे पाकिस्तान। तो हमारा पैसा ऑलरेडी 50% डिवैल्यू हो गया। जितने हमारे साथ लोग हैं जो बेशतर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने तौबा कर लिया कि पाकिस्तान में, ये मैसेज मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही करना चाह रहे हैं। वी लॉस्ट होप कि हम अपना पैसा वहां से पाकिस्तान भेजते हैं कि पाकिस्तान की हेल्प हो, हमारे लिए घर बने, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और आखिर हमारे साथ, हमारा कौमी इदारा हमारे साथ ये कर रहा है। सही सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब बात करने का, वक्त हमें। ये शराजी साहब, जिस तरह आपने देखा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को इन चीज़ों से गारंटी नहीं कर सकते, फ्रॉड से, इस तरह के इतने संजीदा इल्जामात से, तो बार बार एक्सपर्ट्स को कहना कि जी आप अपनी रिमिटेंसेस वापस भेजें, मईशत को मजीद मुस्तहकम करें, वो फिर आपकी जो बात है वो कमज़ोर हो जाती है। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाक फिजाइया स्कीम के मुतालिक अभी हमने बात की शफी बलोच साहब से, जो कि वहाँ कोर्ट रिपोर्टर हैं, और साथ में बात की मोहम्मद हनीफ साहब से, जो सारी स्कीम में उन मुतासरीन में शामिल हैं, और उन्होंने हमें अपना तजर्बा बताया। हमारे साथ अभी कराची, डॉन न्यूज़ कराची ब्यूरो चीफ काजी हसन साहब हैं। काजी साहब, यही बताइएगा जनाब कि ये जो सारा सिलसिला है, ये अब जो इन्वेस्टिगेशन है, नैब भी शामिल हो गया है, ये तय तक पहुंच पाएंगे और जो ये सारे मुतासरीन हैं उनको अपने फंड्स वापस मिल सकेंगे? कोई इस चीज के इम्कानात हैं, बहाली हो सकेगी? ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड भी कर दूं कि काजी साहब क्योंकि कराची में बैठे हैं, तो ये एक तो ये कि पाक फिजाइया यार एक बहुत बड़ा इदारा, मुसल्लह फौज का, इतना क्यों इस मामले में सर्दमहरी दिखाई जा रही है कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए ताकि जो इदारे की रिप्यूट इस कदर डैमेज हुई है उसको बहाल किया जाए? शाहिद साहब देखें, इस हवाले से जब पाक ये जो फजाइया की स्कीम के हवाले से बाकायदा इश्तहार भी छपे और अनाउंसमेंट भी की गई, उसमें कीमतें भी तय की गई, और लोगों ने बड़ी लाइनें लगा के, सुबह लंबी लंबी लाइनें लगा के, क्योंकि इस पे नाम एक ऐसा
इदारे का नाम था जिस पे वो यकीन रखते थे, बिलीव करते थे, उन्होंने अपने पैसे इसमें प्लॉट खरीदने के उसमें पैसे दिए और लगाए। लेकिन ये जब सूरत हाल उस वक्त जब खराब हुई, जब पता चला कि ये ज़मीन ही इससे मुतनाज़ा ज़मीन है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आई, और अब ये अदालत में ये भी केस चला गया है जिसमें तकरीबन अरबों रुपए का हिसाब किताब जो है वो इस हवाले से, और गुज़श्ता दिनों भी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अभी तक ज़ाहिर है पाक फ़ज़ाइया ने इस केस से अपने आप को बिल्कुल इस हद तक अलहदा कर लिया है कि उनका ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें उनकी नॉलेज में नहीं रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम चीज़ें, इश्तहारात वगैरह आते रहे थे और तमाम फ़ज़ाइया के लोग भी इसमें तमाम चीज़ें शामिल थी, लेकिन वो अपने आप को देखते रहे, बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं। काजी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना हमें देने का। इसी पर इजाजत लेंगे, लेकिन वही जो नुकात हैं कोरोना वायरस के मुतालिक वो याद रखने चाहिए। हाथ धोना चाहिए, 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला अपनाना, अपने आप को घर तक महदूद रखना और अवेयर रहना कि क्या कुछ हो रहा है कोरोना वायरस के मुतालिक, क्या क्या रेगुलेशंस पास हो रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए। वो भी हुकूमत वक्त के कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होते हैं, सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये याद रखना चाहिए कि इनफरादी हिफाजत में मजमूई हिफाजत है, सबकी हिफाजत है, और सब पर यह फ़र्ज बनता है बहैसियत पाकिस्तान का शहरी। इसी पर मुझे और शराजी साहब को इजाज़त दें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।